नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 1950 से 1990 के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को अध्ययन किया। बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने उसी चैप्टर के कुछ प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ, क्योंकि किसी भी चैप्टर को जब हम समाप्त करते हैं तो उसके द्वारा, उस चैप्टर के द्वारा हमने कितने प्रश्नों और उत्तरों को जाना है, हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, इसकी एक छोटी सी परीक्षा हो जाती है। उसी का हम लोग आज अवलोकन करते हैं। चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन की अवधि क्या थी? तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया होगा पिछली कक्षा में कि पहले से लेकर 12वीं तक की अवधि क्या थी। तो ये आप थोड़ा सोचिए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया? ये प्रथम में अपनाया गया था, द्वितीय में अपनाया गया था, तृतीय में या चतुर्थ में? बच्चों, आपको कक्षा में बताया गया था कि हमारी योजना आयोग जो चली थी, हमारी जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसमें महालनोबिस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनके मॉडल को अपनाया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में, ये आपको सोचना है। चलिए अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो हमारा उत्तर है 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन 2007 से 2012 को की गई और महालनोबिस की औद्योगिक विकास मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। बच्चों, इस प्रश्न के अंदर ही हमारा उत्तर क्या था? नहीं था औद्योगिक विकास मॉडल। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योग पे आधारित थी। प्राथमिकता किसको दी गई थी? उद्योग पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृषि उत्पाद का वह हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? यानी जो किसान सामान का उत्पाद करते हैं, उसे वो जो बाजार में लेकर बेचने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? विक्रय अधिशेष, विपणित अधिशेष या विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष या कोई नहीं? ये थोड़ा आप लोग सोचिए। अगला है, भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया? इस प्रश्न को ध्यान से सोचना है। कृषि नीति कह रहा है, नई कृषि नीति लाई गई, लेकिन उसकी वास्तविक प्रारंभ जो की गई थी वो कब की गई थी? तो आप लोगों को इस चैप्टर में थोड़ा सा बैक जाना है, थोड़ा सा सोचना है कि 1950 से 90 के बीच में क्या क्या किया गया था कृषि में, और उसी के दौरान आपको इसके उत्तर का पता चल जाएगा। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो जो किसान अपने सामान का उत्पादन करता है, उस जो बाजार में बेचता है, उसे हम विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष दोनों कहते हैं। विक्रय यानी बेचा गया, और बेचने के बाद जो बच गया उसे कहते हैं विपणित। तो उसे वो फिर पुनः जाकर बाजार में बेचेगा, इसलिए इसका नाम है विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष। और हमारे देश में कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ 1966 में हुआ। फिर हमारे देश में अभी जब हम लोग 90 से आगे की अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, तो देखेंगे कौन सी कृषि नीति अपनाई गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या वो जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, तो उस समय की परिस्थिति अलग थी। और जब ये पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ वर्तमान के आधार पर सोचना है। तो थोड़ा आप लोग सोचिए। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ घोषित हुई हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है कि भारत में अभी वर्तमान में लगभग 58% लोग जो हैं वो कृषि पर आश्रित हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित की गई हैं, आपको ध्यान से देखना है। घोषित की गई हैं तो 6 औद्योगिक नीतियां घोषित की गई, परंतु मुख्य रूप से कार्य किसने किया? 3 औद्योगिक नीतियों को, जिसकी चर्चा मैंने की है 1948, 1956 और 1991। हमारा अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है और कृषि साख के कौन कौन से साधन हैं? तो बच्चों, मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि आपको पंचवर्षीय योजना के जो कार्यकाल हैं वो अच्छी तरह से याद करने हैं। तो इसमें क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना काल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने
चर्चा की है पीछे कि आखिरी थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद नीति आयोग लागू हो गई। और अगला जो प्रश्न है, कृषि शाख के कौन कौन से साधन हैं? भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 थी, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि 2014 में ये अनाउंसमेंट की गई कि अब पंचवर्षीय योजना को रोककर नीति आयोग लाया जाएगा और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग लाया गया, परंतु 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2017 तक समाप्त किया गया। कृषि साख के कौन कौन से साधन हैं? बच्चों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ कृषि साख के साधन पूछा गया है, तो भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। तो हमारा उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किस पे की गई थी और हरित क्रांति में क्या सम्मिलित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने किस पे ध्यान दिया था? कृषि पे दिया था, ऑटोमोबाइल पे दिया था, उद्योग पे दिया था या सेवा पे दिया था? और हरित क्रांति जो आई थी कृषि के क्षेत्र में, उसमें कौन कौन सम्मिलित हुए थे? क्या HYV बीज सम्मिलित हुए थे, रासायनिक उर्वरक हुए थे, या कृषि का यंत्रीकरण किया गया था, या इनमें से सही सभी? तो चलिए उत्तर को देखते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी हमारी पहली प्राथमिकता कृषि, क्योंकि हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर। और हरित क्रांति की जो हमने चर्चा की थी, उसके अंतर्गत हमने यही चर्चा की थी कि हमने उन्नत बीजों का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया और कृषि का यंत्रीकरण किया गया। तो तात्पर्य यह है कि इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। जैविक कृषि एक कैसी कृषि है? क्या पारंपरिक है, धारणीय है, विविधीकृत है या रासायनिक है? और अगला सवाल, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? 1949, 1956, 1991, 1948। अब आते हैं प्रश्न पे। जैविक कृषि यानी जैविक कृषि क्या है? आप लोगों को समझाया गया था कि हम लोग जो हरित क्रांति की बातें कर रहे हैं, तो द्वितीय हरित क्रांति की बातें की गई, जिसमें कहा गया कि हमें कौन सी कृषि को अपनाना है? जैविक। तो बच्चों इसका उत्तर है जैविक कृषि एक धारणीय कृषि है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें कैसी कृषि करनी है? जैविक करनी है, जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना है और पर्यावरण को बचाना है। और अगला प्रश्न रहा कि भारत की पहली औद्योगिक नीति, तो हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ था उसके बाद कार्य प्रारंभ हो गया था, तो हमारे देश की पहली औद्योगिक नीति 1948 रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ये बहुत ही आसान प्रश्न, और ये आपको इस प्रश्न का उत्तर जो देना रहेगा ये शायद आपके लाइफ टाइम तक चलते रहेंगी, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये 2 प्रश्न हैं। तो बच्चों इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 और चिपको आंदोलन में काम किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें पर्यावरण को भी बचाना था, सिर्फ विकास की बातें नहीं करनी थी, पर्यावरण की ओर भी बढ़ना था। अगला प्रश्न, द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि औद्योगिक नीतियां आई, लेकिन मुख्यतः 3 औद्योगिक नीति ने काम किया, तो उत्तर आपको जरूर पता चल गया होगा। और हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसकी चर्चा हम लोगों ने जब योजना आयोग की चर्चा की थी तब की थी कि जैसे योजना आयोग आया तो उसके कार्य को संभालने और उसके साथ सहायता के साथ काम करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो बच्चों इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है द्वितीय औद्योगिक नीति जो है 1956 में घोषित की गई और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में की गई। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई और दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया? तो बच्चों आप लोगों को मैंने पिछली कक्षाओं में समझाया था कि जब भी हम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ की बातें करते हैं तो वो 1 अप्रैल से होकर आगे के 5वें साल के 31 मार्च तक की चलती है, क्योंकि अगली जो प्रारंभ होगी वो 1 अप्रैल से होगी। तो हमारे पास 1950 में गठन हुआ,
योजना आयोग का और हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई, उत्तर को हम लोग देखते हैं। हमारा उत्तर है 1 अप्रैल 1951। और दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे देश के विकास के लिए जो एक बार हरित क्रांति हुई, उसी तरह उससे भी और ज़्यादा के साथ हम दूसरी हरित क्रांति को लाएं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया APJ अब्दुल कलाम। आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व निजी तौर पर होता है और आर्थिक गतिविधियों के पीछे मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है? बच्चों, मुझे जहां तक पता है कि आप प्रश्न को पढ़ते के साथ आप इसका उत्तर जान चुके होंगे। अगला प्रश्न है, किसी देश की GDP अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों से प्राप्त नहीं होती है। ध्यान देना है, नहीं होती है कहा जा रहा है। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि जैसे ही मैंने प्रश्न पढ़ा है, उसका उत्तर आप स्वयं जान चुके होंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे यदि निजी संस्था काम कर रही है और उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, तो वो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किसी देश की GDP नहीं प्राप्त होती है, तो आप लोगों को जानना है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक यानी घर का। तो इसके अंतर्गत कौन आएंगे? तो सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, यानी ये सारे चीज इंक्लूड होते हैं। क्या इंक्लूड नहीं होता है? वो है विदेशी क्षेत्र। तो इसका उत्तर आपको मिल गया विदेशी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को चलाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी जो भी आर्थिक गतिविधियां चलाई जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगला है, भूमि सीमा का तात्पर्य क्या है? आपने ये संस्थागत सुधार में पढ़ा है। हमारा ऑप्शन है, मौजूदा स्तर पर ग्रामीण भूमि जोत को ठीक करना, किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि की मात्रा तय करना, या मौजूदा स्तर पर शहरी भूमि जोत तय करना, या सिंचाई प्रयोजन के लिए भूमि क्षेत्र तय करना। तो बच्चों चलें इसके उत्तर की ओर। तो हमारा पहला उत्तर है लोक कल्याण। आपको ये चर्चा में बताया गया है कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ये कोई कंपटीशन के लिए नहीं होती, ये कोई प्रॉफिटाइजेशन के लिए नहीं होती है। इसका है कि हम आर्थिक गतिविधियों के द्वारा मनुष्यों के जो जीवन यापन है उसको सुचारू रूप से चला सकें, इसलिए इसका उत्तर जाएगा लोक कल्याण। ऑप्शन देख के आपको घबराना नहीं है। और भूमि सीमा का तात्पर्य ये है, जो आपको ये बताया गया था भूमि सुधार में, कि किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि की मात्रा तय करना, ये कहलाता है भूमि सीमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? अभी तुरंत हमने चर्चा की है। प्रश्नों का स्वरूप बदल जाएगा, आपको ध्यान देना है कि वो क्या कह रहा है। और अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों को सरकार द्वारा संरक्षण किसके द्वारा किया गया, किसके कारण दिया गया? बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, या वे ग्रामीण विकास को के लिए अधिक उपयुक्त हैं, A और B दोनों, या निजी क्षेत्र पर नजर रखने के लिए? तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है कि योजना आयोग के सहायक, मैंने अभी तुरंत बताया था कि योजना आयोग काम कर रहा था और उसकी सहायता के लिए एक और संस्था की आवश्यकता थी, और उसी संस्था का निर्माण किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसकी स्थापना आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं 1952। लघु उद्योगों को सरकार के द्वारा संरक्षण दी गई ताकि बड़े उद्योग के साथ उनका प्रतिस्पर्धा नहीं हो, इसी के लिए इसका क्या किया गया था? संरक्षण दिया गया था। हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है, सौदे के भारी बोझ और उसके हित के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? उसके बाद अगला प्रश्न है, 1955 में कार्य समिति का गठन किया गया था, क्यों किया गया था? तो पहला सवाल हुआ कि हम जो भारी बोझ और हित, यानी सौदे यानी व्यापार के भारी बोझ और उसके हित के लिए कौन जिम्मेदार है? BOP घाटा, BOP अधिशेष, संतुलन, इनमें से कोई नहीं। अब ये समझने वाली बात है, BOP आपको प्रश्नों में इसी तरह से उलझाने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसे आपको ध्यान से समझना है। ये क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट।
घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अधिशेष। तो यानी आपको यहाँ सिंपल जानना है कि जब हम भारी बोझ तले दबेंगे तो कब जब दबेंगे, जब हमें घाटा होगा या हमें अधिशेष होगा। घाटा यानी क्या हो गया, लॉस पे गए, अधिशेष यानी क्या हो गया, हमें बचत हुई। तो ये चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा उत्तर है क्या। तो हमारा उत्तर है कि व्यापार में जो भारी बोझ होती है उसके लिए हमारे लिए कौन जिम्मेदार है, तो बीओपी घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो घाटा होता है। 1955 में कार्य समिति लाई गई थी। तो ये किसके लिए लाई गई थी, ग्रामीण विकास के लिए एसएसआई का उपयोग करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लघु उद्योगों के लिए यह समिति का स्थापना किया गया था। हमारा प्रश्न है कि 1990 से 91 में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान दिया गया, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना हमने योगदान दिया। और अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विनिमय की एक प्रणाली है, उसको क्या कहते हैं, इस प्रणाली कौन है, अर्थव्यवस्था है, आर्थिक है, इकोसिस्टम है, पर्यावरण है। तो जब यदि हम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उसके ऑप्शन को देखें, तो हम इसके आसानी से उत्तर को जान सकते हैं। चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है कि 1990-91 में हमारा जो प्रतिशत था वो 34.9% था, और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की जो विनिमय की प्रणाली है वो क्या है, अर्थव्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कदम ने औद्योगिक और तृतीयक क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करके समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया, यानी किसके कारण हम औद्योगिक क्षेत्र में बढ़े आगे। और उसके आगे का प्रश्न है, जीडीपी को परिभाषित करें। जीडीपी है क्या, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कारक मूल्य, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कारक मूल्य। चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है कि हमारे देश के जो भी विकास के लिए कार्य किया गया वो योजना के द्वारा किया गया। और जीडीपी क्या है, तो घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। इसे बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़, सूखा, टिड्डियां, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है, एकाधिक फसल की, हरित क्रांति की, फसल बीमा की, या HYV की। और आत्मनिर्भरता का तात्पर्य, आत्मनिर्भरता का अर्थ है किससे बचना, निर्यात से, आयात से, या दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आगे बढ़े हम लोग उत्तर की ओर। तो हमारा उत्तर है कि जब भी फसल को उगाने के लिए किसान जो फसल उगाते हैं तो उसमें उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके सुरक्षा के लिए उसे फसल बीमा करानी चाहिए। तो उत्तर आपको प्राप्त हो चुका। और आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हम आयात से बचें, यदि हम आयात से बचते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास की परिषद की स्थापना कब हुई, यह प्रश्न के साथ ही आप उत्तर जान चुके होंगे। और किस अर्थव्यवस्था के तहत लोगों के बीच वस्तुओं की खरीद फरोख्त लोगों के जरूरत के आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर की जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रय शक्ति के आधार पर, यानी कि लोगों को क्या चाहिए इस पे काम नहीं किया जाता है, काम किया जाता है कि क्रय शक्ति कैसी है। तो उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो पहले का उत्तर तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, 1952, और दूसरा है किस पे किया जा रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि वो लाभ पे काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1960 को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने भूमि सीमा लागू कर दी, यानी 1960 में कौन सा ऐसा राज्य था जिसको छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने भूमि सीमा लागू कर दी। तो आगे क्या वो दक्षिणी पश्चिमी भाग थे, उत्तर पश्चिमी भाग थे, या दक्षिणी पूर्वी भाग थे, या उत्तर पूर्वी भाग थे। अगला प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी क्या रही, बढ़ी, घटी, स्थिर रही, या घाटा हुआ, या फिर बढ़ा। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं।
तो हमारा उत्तर है कि 1960 में सभी राज्यों को छोड़कर जो भूमि सीमा लागू कर दी गई थी वो कौन सी थी? उत्तर पश्चिमी। और पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी में क्या होगी बच्चों? आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर के जीडीपी में जो क्या हुआ, सहयोग हमारा घटा है। तो क्या आई? कमी आई। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित किए गए थे? आपको बच्चों याद रखना है कि मैंने बताया है कि 1956 में उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ए बी सी। तो ए में कितने थे, बी में क्या थे, सी में क्या थे? तो ये जब आपको याद आएगा तो अपने आप प्रश्नों का उत्तर आप जान जाएंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? जैसे अभी हमने प्रश्न एक पढ़ा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर थी, तो महालनोबिस पे थी। तो प्रथम किस पर थी? तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा कि औद्योगिक नीति 1956 में जो ए शेड्यूल था उसमें हमारे कुल 17 उद्योग थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो है हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये आपको अच्छी तरह से पता है, बार बार चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और अगला सवाल है, यह किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को आकार देने के लिए एक सच्चे डिजाइन है। क्या डिजाइन है? आर्थिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास, आर्थिक योजना या आर्थिक विकास। चलिए पढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। तो 1950 योजना आयोग की स्थापना। और क्या है ये ढांचा, कौन तैयार कर रहा है? तो आर्थिक योजना। इसी के आधार पर हमारे देश में योजना आयोग की स्थापना हुई। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? बच्चों आप अपने क्लास को एक बार रिवाइंड करिए माइंड को। मैंने क्लास के प्रारंभ में ही बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की या किसी भी अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या होती है। वो क्या होती है? थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दीजिए और आगे के प्रश्न को देखते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था उन वस्तुओं का उत्पादन करती है जिन्हें लाभ के उद्देश्य से घरेलू या विदेशी बाजार में बेचा जा सकता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? याद करिए, उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। और फिर वही बात, हमें लाभ के उद्देश्य से काम, तो लाभ के उद्देश्य कौन कर रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये इस तरह से शब्दों को पिरोया जाएगा, आपको बस ध्यान से पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ें। IADP का मतलब क्या है? अब आपको इसको फुल फॉर्म को जानना है। और अगला है, आय प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है? उत्पादन द्वारा आय के प्रतिस्थापन की नीति है, क्या है? तो उत्तर की ओर बढ़ते हैं। IADP का मतलब हुआ गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और आयात प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य याद होगा आप लोगों को, हमने आयात प्रतिस्थापन का जो प्रयोग किया था वो घरेलू उत्पाद, हमारा जो घरेलू उत्पाद था उस पे बढ़ाना था और उसके लिए हमें दूसरे देशों से आयात ना करना पड़े, उसको प्रोत्साहन करना था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का लक्ष्य नहीं है? आर्थिक विकास करना, इक्विटी करना, संसाधन संरक्षण करना, आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? SSI को बड़े उद्योगों से सुरक्षा दी गई थी, SSI को रियायतें दी गई, सरकार SSI और बड़े उद्योगों को किसी भी प्रकार के सामान का उत्पादन करने की अनुमति नहीं दी, कोई नहीं। चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है संसाधन संरक्षण। योजना आयोग का लक्ष्य क्या रहा है कि हमें आर्थिक विकास चाहिए, इक्विटी चाहिए और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सरकार SSI और बड़े उद्योगों को किसी प्रकार के सामान का उत्पादन करने की अनुमति दी गई, बिल्कुल नहीं, उसके लिए एक लिमिट बनी हुई है। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? SSI श्रम गहन और इसलिए रोजगार उन्मुख है। SSI को छोटे निवेशकों की आवश्यकता है और इसलिए यह इक्विटी उन्मुख है। SSI पूंजी गहन है और इसलिए यह उत्पादकता बढ़ाता है। या SSI स्थानीय लचीलापन दिखाता है इसलिए समानता उन्मुख है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था की
परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सूचक है? क्या वो जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है या एनएनपी है? उत्तर की ओर बढ़े। देखिए, तो हमारा उत्तर है एसएसआई पूंजी गहन है इसलिए उत्पादकता बढ़ाता है। बिल्कुल ये असत्य है, क्योंकि हमारा जो एसएसआई है वो पूंजी गहन नहीं है। एसएसआई क्या करता है? रोजगार उन्मुख है, वो इक्विटी को ध्यान देता है और समानता को ध्यान देता है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा में सब आर्थिक विकास का सूचक कौन होता है? तो जीडीपी, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं जीडीपी में किस भाग का कितना सहयोग होता है, तो जीडीपी ही हमारे आर्थिक विकास का सूचक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे? और तो यानी वो 11वीं में थे, 12वीं में थे, 9वीं में थे या 10वीं में थे। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को आउटसोर्स किया गया था। कहां से? रूस से, यूएसए से, ब्राजील से, मैक्सिको। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़े। तो हमारे 11वें पंचवर्षीय योजना में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा को प्राथमिकता दिया गया। पंचवर्षीय योजना जो हम लोगों ने लेके आए वो हम लोगों ने लाया रूस से। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र में विकास और समानता लाने का प्रयास किया। वो भूमि सुधार लाना था या किसी भी उच्च उपज देने वाली HYV प्रयोग करना था? इसका उत्तर क्या केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, या तो एक है ना दो है। अगला प्रश्न, 1990 के दशक के अंत तक जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि में कार्यरत था? तो चलिए उत्तर की ओर बढ़े। तो हमारा उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हमने भूमि सुधार भी किया और HYV बीजों का प्रयोग भी किया। और 1990 के दशक में जो हमारा कृषि की निर्भरता थी वो थी लगभग 65%। आगे, वृद्धि का एक अच्छा संकेतक निरंतर वृद्धि है, ये कैसे पता चलता है? और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो हम उत्तर की ओर बढ़े। तो फिर वही सवाल कि वृद्धि का सूचक कौन है? तो जीडीपी है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। तो बच्चों इस प्रकार हमने बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज आकलन किया, उसके उत्तर को जाना, और भी बहुत सारे प्रश्न इसमें बनेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय भी देना है। तो इसकी चर्चा के साथ फिर मैं आऊँगी और भी सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आऊँगी, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पुनः दोबारा हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।